Hi Vedant, can you hear me? हाँ। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया। लाइट चली गई थी एक्चुअली। आई वाज गोना टेक्स्ट यू बट उसी टाइम पे आ गई, तो लैपटॉप ऑन करने में टाइम लग गया। ओके, ठीक है। काम कर लिया क्या तूने? क्वेश्चंस बोले थे मैंने पिछली बार। नहीं, वो मेरे एग्जाम चल रहे हैं अभी। आज एग्जाम था, कल भी हाँ, एग्जाम चल रहे हैं मेरे। वो 2-3 दिन से एग्जाम थे। तो एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम्स में आ तो रहा है ये चैप्टर। हाँ, ये आ रहा है ना। तो फिर उफ, बिना काम करे कैसे देगा एग्जाम? वो दूसरा चैप्टर्स के पहले थे तो इसलिए वो पहले कर रहा था। क्या? दूसरे दूसरे एग्जाम पहले थे इसलिए वो पढ़ रहा था। इसका एग्जाम कब है? मतलब अभी चल रहा है। आज इंग्लिश का था, उससे पहले फिजिकल इसका एजुकेशन। एग्जाम कब है केमिस्ट्री वाला? केमिस्ट्री का परसों। तू परसों तक क्वेश्चंस ही नहीं करेगा इसके? ये मतलब हुआ तेरा? नहीं, कल करूंगा ना। कल कल दिखा दूंगा। कल तक क्लास नहीं है। हम्म। काम सही से करना है, टाइम से। एग्जाम्स तो चलते ही रहेंगे। ठीक नहीं। है, बिना एग्जाम बिना काम किए कोई मतलब नहीं होता है क्लास का फिर। ठीक है, सो काम पहले करना है क्लास का, उसके बाद एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। उल्टा मत कर। ठीक है, वरना तो ऐसे तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे ना तुझे आगे समझ में आएगा। ठीक है, चल क्विकली रिकैप कर क्या क्या किया है अपन ने अभी तक, फटाफट से। क्या हुआ? रिवाइज भी नहीं किया? नहीं, रिवाइज किया था पर रिकैप में दिक्कत आती है। तो ट्राई नहीं करेगा तो दिक्कत ही आती रहेगी हमेशा। ट्राई तो कर। अगली बार बता दूंगा इस थोड़ा सा। क्या यार, अगली बार हमेशा ही अगली बार करते रहते हैं। चल, so last time we discussed about a lot of things, but mainly हमने जो पिछली बार डिस्कशन किया था that was around लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कर लिया था अच्छे से। एंड उससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर लिया था, उससे पहले डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स कर लिया था। करेक्ट। लाइन स्पेक्ट्रा हम कर रहे थे। लाइन स्पेक्ट्रा का में क्या हो रहा था, ऐसा फिनोमेना कि यार जब कोई एटम्स या तो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स जो हमने एनर्जी दी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, या फिर एमिट हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन सॉरी जब एटम एक्साइटेड स्टेज पे है। एक्साइटेड स्टेज कब बोलते हैं, जब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है तो वो एक्साइटेड स्टेट में है, और फिर अब वो अनस्टेबल स्टेट में हो जाता है। एंड सो इट एमिट्स एनर्जी, बाहर निकालता है एनर्जी को, और उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरह से दो स्पेक्ट्रम्स होते हैं। हमने देखा कि जब हम अलग अलग एटम्स का एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम चेक करते हैं, ठीक है, ऑन अ स्क्रीन, तो उसको हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, सो उसमें द लाइन स्पेक्ट्रम वो समथिंग लाइक दिस, जैसे इस तरह से होता था। एंड सो ऑन। ठीक है, सो पहले वाले में तो गैप हो सकता है, फिर थोड़ा और कम गैप हो गया, फिर और कम गैप हो गया, एंड सो ऑन। और फिर ऐसे कंटिन्यूअसली लाइंस आ जाती हैं एट आफ्टर सम पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते थे। और इनसे अपन को क्या पता चलता है, इससे हमें एलिमेंट के बारे में पता चलता है।
ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम इज लाइक अ फिंगरप्रिंट, ठीक है, जिस तरह से हमारी फिंगरप्रिंट्स होती हैं उसकी तरह फॉर एन एलिमेंट दोज आर द फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। सो वहां से वो देखा था हमने लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बोर्स मॉडल, ठीक है। बोर्स जो मॉडल है that is based upon these two things, line spectra और dual particle nature, ठीक है। Bose model said कि यार there are multiple postulates कि पहले तो स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स हमने बोल दी कि ऐसी एनर्जी स्टेट्स हैं जिनको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं या शेल्स बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते बट वो जंप कर सकते हैं, एक शेल से दूसरे शेल जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कब जंप करेगा, जब वो एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से एनर्जी लेगा। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा एक्साइटेड होगा इट विल एमिट एनर्जी एंड इट विल जंप इनसाइड, ठीक है। अंदर वाला जो शेल की एनर्जी है दैट इज लेस देन द आउटर शेल। आउटर शेल जैसे जैसे हम बाहर के शेल में जाते जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो ये सारे अलग अलग चीजें हमने देखी थी बोर्स मॉडल में। वी ऑल्सो सॉ कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। उससे क्या पता चल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो मोमेंटम है एक सर्कल के अंदर, it will always have an integral multiple of h upon 2 pi। तो उससे क्या पता लगा कि फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि 1.5 पे मिल गया या 1.75 पे मिल गया, नो, 1 2 3 एंड सो ऑन पे मिलेगा, ठीक है। सो फिक्स ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स का जो चीज था वो वहां से आया था। देन फाइनली वी सेड कि ओके जो शेल का नंबर है उसको हम नया नाम देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, विच इज एसेंशियली टेकिंग केयर ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट शेल, ठीक है। एन को हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से नेम दिया। एंड रेडियस ऑफ शेल्स केम आउट टू बी व्हाट, एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। क्या हुआ, एन स्क्वायर इंटू ए नॉट आया था। ए नॉट क्या है, 52.9 पिकोमीटर, ओके। देन जो एनर्जी है उसकी एनर्जी हमारे को ऐसे बताई देखी गई थी हमने, एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस आर एन अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी आर एच है ये, रिडबर्ग कांस्टेंट, आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो है यहाँ पे। सो एनर्जी ऑफ द nth शेल, nth शेल की एनर्जी इस तरह से दी जाएगी। सो फर्स्ट शेल की एनर्जी विल बी व्हाट, 1 स्क्वायर विच इज द रिडबर्ग कांस्टेंट का जो भी है, ठीक है। फिर सेकंड शेल का 1/2 स्क्वायर, सो दैट मींस रिडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास अलग अलग उसकी शेल्स की एनर्जी आ गई। अब ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव है। नेगेटिव होने का क्या मतलब है, जितनी ज्यादा कम एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल उस इलेक्ट्रॉन को हम या उस शेल को हम बोलते हैं, ठीक है। हमने डिफाइन एनर्जी को डिफाइन करते हुए कैसे बोला है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, सबसे दूर है कोई भी एटम से, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको मैंने 0 बोल दिया, ठीक है। अब उसको जब मैं खींच के पकड़ के लेके आ रहा हूँ इन अ शेल, तो वो नेगेटिव में, इट इज गेटिंग स्टेबलर, क्योंकि वहां पे क्या है, इट इज एबल टू मूव, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है, कहीं पे भी मूव कर सकता है, किधर भी जा सकता है। बट जैसे मैं उसको ब्लॉक कर रहा हूँ, एक ही शेल में कर रहा हूँ, उस वो स्टेबल हो गया है, शांत हो गया है, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। सो द मिनिमम एनर्जी is RH minus RH,
Rydberg energy से Rydberg constant is the minimum energy that it can attain. ठीक है, ये था. फिर उसके बाद हमने देखा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में जो रेडियस होता है वो ऐसे आ जाता है 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन z. ये है मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में. ठीक है, दिस इज इन पिकोमीटर्स. मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के केस में. और एनर्जी जो है वो ये हो जाती है जब वहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द एटम. हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. हीलियम में कितने होते हैं? हीलियम में 2. ठीक है, एंड सो ऑन. हाँ. ठीक है, सो Z इज द एटॉमिक नंबर. कितने न्यूट्रल एटम में कितने उनके पास इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन्स कितने, उसके हिसाब से आएगा. ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? नहीं, आ रहा है. हाँ, ठीक है. फिर लास्टली, एंड दिस इज वेयर वी स्टॉप लास्ट टाइम, हमने बात की थी वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is also dependent, can also be I mean is also dependent on the factors like the shell number and the atomic number. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जितना ज्यादा मेरा Z होता जाएगा, ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता जाएगा, the velocity will start increasing. ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा अंदर का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की पावर तो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और अगर मुझे उस सेम शेल में रहना है तो वो जो शेल है उसके ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, एंड सो आई हैव टू वर्क हार्डर, ज्यादा तेज घूमना पड़ेगा जिससे कि वो फोर्स कम लगे मुझ पे. ठीक है, सो व्हेन द एटॉमिक नंबर इज हायर, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन द शेल्स. ठीक है, एंड जिस जैसे जैसे हमारा शेल नंबर, ठीक है, फर्स्ट शेल में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, दूर जाऊंगा वेलोसिटी कम होगी क्योंकि अट्रैक्शन कम रहेगा, और दूर जाऊंगा वेलोसिटी और कम हो जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन और कम हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ रहा है मेरी वेलोसिटी कम हो रही है. आगे क्या समझ में? हाँ, आ गया. ठीक है, गुड. नाउ अब हाइड्रोजन के लिए हमने वो सेम चीज हम हाइड्रोजन के लिए लगा सकते हैं. कैसे? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से समझाएंगे वो देखा जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, क्या था जब हमने एक्सपेरिमेंटली किया था, when we did the hydrogen spectrum experimentally, the value that we were getting were this into Rydberg constant. I'm writing the first one first. ठीक है, तो इसको हमने वेव नंबर बोला था, और 109677 अपॉन 1 अपॉन इनिशियल स्क्वायर. इनिशियल नहीं था, हाँ इनिशियल 1. दिस इज 1. ये याद आ गया क्या? सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर था. दिस वाज गिवन एज द लाइन. ये हमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंटली मिला था. आगे के याद हाँ, आ गया. है ना? आपकी थोड़ी नाउ ब्लर आ रही है. सॉरी, वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है. ब्लर आ रही है. अरे यार, इधर से सही है यार, वैसे तो इंटरनेट और सब कुछ सही है.
ठीक है। देख वापस, वापस अगर ब्लर आ रही होगी तो बताना मुझे। ठीक है, आ रही है अभी भी ब्लर? नहीं अब कम हो गई। हाँ ओके। जैसे ही मौसम खराब होता है ब्लर होना चालू हो जाता है। एक दो दिन से बारिश आ रही है इसलिए ब्लर होने लग गया। ओके ठीक है, कंटिन्यू करें। दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, इधर से ही हमने वो निकाला था, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज एक्सेट्रा। करेक्ट। नाउ बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स मॉडल के हिसाब से निकालते हैं। बोर्ड्स मॉडल के हिसाब से क्या हो रहा है, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। ठीक है, यहां पे ये जो एफ है और आई है, इसका क्या मतलब हुआ, एक्साइटेड स्टेज में जो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो जंप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ इसको कैसे लिखेंगे, ई एफ अभी मैंने बताया था क्या था, माइनस आर एच 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे वैसे जेड स्क्वायर आना चाहिए, बट ये जो जेड स्क्वायर है ये 1 हो जाएगा बिकॉज हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। सो दिस विल जस्ट बिकम 1 स्क्वायर। आगे गए समझ में? हाँ आ गया। ब्लर आ रही है क्या अभी भी? क्या? पहले से सही आ रही है। ठीक है, माइनस माइनस ऑफ आर एच 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली लगाना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ब्रैकेट लगाने में। आया समझ में? हाँ आ गया। ठीक है, अब इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, सो ये आगे आ जाएगा। सो दिस विल बिकम आर एच, क्योंकि मैंने आर एच कॉमन ले लिया, अंदर 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, हाँ आपने कॉमन ले लिया। हाँ हाँ आपने आर एच कॉमन ले लिया ना। आर एच कॉमन ले लिया, और ये वाला जो है ये इधर आएगा, हाँ क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको आगे रखेंगे हम। ठीक। ठीक है, तो इसलिए ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। सो ये जो आ रहा है, दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी वर गेटिंग। ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी वर गेटिंग अर्लियर। करेक्ट। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वेव नंबर यूज कर रहे हैं, दिस इज वेव नंबर। So let us try to get this into the value of wave number so that we can check properly. ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं आर एच की। ठीक है, वैल्यू इज व्हाट, 2.18 into 10 to the power minus 18 joules। ठीक है, हाँ एंड ये जो है ये भी क्या हो जाता है, एच न्यू हो गया है ये। करेक्ट। ठीक है, हाँ सो एच न्यू हो गया ये। तो हमने दोनों चीजें एक साथ कर दी, न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी। कंफ्यूज नहीं होना है, ये और ये डिफरेंट है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी मुझे, आर एच अपॉन एच इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं फटाफट से।
वैल्यूज डालने के बाद दिस विल कम आउट टू बी, अच्छा इसको और अपन वैल्यू डालने से पहले और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। नाउ वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू, कुछ आइडिया क्या होता है वेव नंबर? वेव नंबर नहीं होता, नहीं बता वैसे तो वेव नंबर नहीं, वेव नंबर नहीं, नहीं पता। वेव नंबर मैंने बताया था तुझे, वेव नंबर ऑफ नंबर वाज, फ्रीक्वेंसी, हाँ नंबर्स ऑफ यस, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर पर डिस्टेंस पर लेंथ, पर यस, हाँ ठीक है, कितनी वेवलेंथ हमारी एक यूनिट लेंथ के अंदर आ रही है, हाँ ये एक पता। मीटर के अंदर कितनी वेवलेंथ आ रही है एंड सो ऑन, हाँ, ठीक है। दैट मींस व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब न्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। दिस इंप्लाइज व्हाट, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा इधर गया, सी इधर गया, न्यू अपॉन सी, so 1 upon lambda will be equals to nu upon c। आएगा ये समझ में? हाँ आ गया। ठीक है। सो हमें यहाँ पे न्यू से इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आर एच अपॉन एच इंटू सी अपॉन 1 आई स्क्वायर माइनस 1 एफ स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जब इन दोनों की वैल्यूज डाल, इन तीनों चीजों की वैल्यूज डालूंगा, आर एच एच और सी, तो आई विल गेट द सेम थिंग, 109,677 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर, ये मिल जाएगा मेरे को, और ये सेम, सेम है। ठीक है। तो दैट इज व्हाई बोर्ड्स मॉडल वाज वर्किंग, बोर्ड्स मॉडल कुड एक्सप्लेन दिस, और इसलिए इट वाज वर्किंग वेरी वेल, ठीक है, इसलिए एक्सेप्टेड होता है, इसलिए हम पढ़ते भी हैं। अब बट इसका क्या था, प्रॉब्लम भी था। इसका प्रॉब्लम क्या था कि द बोर्ड्स मॉडल लिमिटेशन वाज, this model was only able to tell us about the line spectra of one electron systems। one electron system का क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, जैसे हाइड्रोजन हो गया, या हीलियम प्लस वन हो गया, या लिथियम प्लस टू हो गया। हीलियम प्लस वन का क्या मतलब होता है? हीलियम प्लस वन, हम्म, अच्छा हीलियम प्लस वन, उसमें ना एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन कम है, कंफ्यूज मत हुआ कर, इसीलिए पूछ भी रहा हूं मैं। हाँ हीलियम प्लस वन मीन्स कि उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ध्यान कर, प्लस कैसे आता है साइन, अब ये सब तेरी 9th 10th की गड़बड़े, क्योंकि सही से पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हीलियम क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस है, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, जब मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, अंदर दो प्रोटॉन्स हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हीलियम प्लस वन, हीलियम प्लस वन का क्या मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। सिमिलरली लिथियम प्लस टू का क्या मतलब हुआ, दो इलेक्ट्रॉन ना कहीं बाहर चले गए, और तो सीरीज का ना प्रोटॉन्स ज्यादा थे तो इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो प्लस टू आ गया। हाँ इसके प्रोटॉन्स जो होते हैं, तीन प्रोटॉन्स होते हैं इसमें, तीन प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अंदर तीन प्रोटॉन्स रह गए और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक ही रह गया, तो इसलिए टू पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, आया समझ में, ठीक है। सो द बोर्ड्स मॉडल could only explain one electron systems, ये सब one electron systems है, ठीक है।
हीलियम +1 का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। सिमिलरली लिथियम का भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो उनके केस में तो बोर्स मॉडल समझा पा रहा था कि भाई क्या हो रहा है। हाइड्रोजन के केस में भी वो समझा पा रहा था कि क्या हो रहा है, किस तरह से जंप कर रहे हैं, किस तरह से ऊपर नीचे हो रही चीजें, ठीक है। बट उससे ज्यादा वो नहीं समझा पा रहा था। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट limitation, and second was it did not explain how atoms were combining, किस तरह से एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करके कंपाउंड्स बना रहे थे, ये भी नहीं समझा पा रहा, ठीक है। दैट वाज द रीजन हमारे को ये वाला छोड़ना पड़ा। वी बेसिकली कुड नॉट यूज बोर्ड्स मॉडल फॉर अ लॉन्ग टाइम थिंग, डिटेल के लिए हम यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। हाँ। तो अब हमने अभी तक 3 मॉडल्स किए हैं, तीनों के तीनों मॉडल्स कोई काम के नहीं है, एज इन वी गॉट टू नो, हर मॉडल के साथ नई नई चीजें जानने को मिली, बट हमारे काम की अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ यार ये मॉडल मस्त है, ये बढ़िया है, सबसे इसको लेके चलते हैं, ठीक है। दैट डिड नॉट हैपन एंड दैट विल नेवर हैपन, ठीक है, क्योंकि हर चीज इवॉल्व होती रहती है नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो द नेक्स्ट थिंग दैट पीपल केम अप विद वाज द क्वांटम एटॉमिक, या इसको ऐसे लिख देते हैं, क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं, क्वांटम मॉडल भी बोलते हैं, बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज मच बेटर। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम लिख लेना, मैकेनिकल, हाँ। ठीक है। ये दो रीजन की वजह से हमारे को आया था। वन वाज द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डुअल नेचर वाज वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक नेचर, एंड सेकंड वाज हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। नाउ सबसे पहला जो था डुअल नेचर ऑफ, अगेन मॉडल पढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मॉडल आया कहां से, ठीक है। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली इज अ रियली इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट, ठीक है। उसने क्या बोला कि आई एम प्रपोजिंग कि हर मैटर, एवरी मैटर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव। ये समझ में आएगा तुझे क्लेम? एवरी मैटर बिहेव लाइक नेक्स्ट, अ, ये वाला नहीं आया। मैटर वेव कैसे कैसे करता है, नहीं आया। नाउ क्या हो रहा है, हमने पहले देखा कि यार जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमने क्या देखा कि जो एनर्जी है दैट इज गेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने क्या ढूंढा था, मैग्नेटिक रेडिएशंस में कि वो पास थ्रू हो जाते थे इलेक्ट्रॉन्स। पास थ्रू हो रहे थे, बट क्या देखा था उसमें, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में क्या बात की थी हमने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या पता चला हमें? कि वो एटम्स चार्ज हो जाते थे रेडिएशन से। चार्ज तो हो जाते थे, बट हमें ये भी तो पता चला कि भाई पहले जो साइंटिस्ट थे वो सोचे थे कि सारी वेव है, लाइट जो है वो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो थॉट टू बी एज वेव, पानी की लहरों की तरह थे, ठीक है। पर क्या पता चला हमें बाद में, थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमने क्या निकाला कि नो, these radiations are both waves and particles,
ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें हैं, वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं बट दे ऑल्सो बिहेव लाइक पार्टिकल्स। जो हमने लाइट के लिए हमने नाम भी रख दिया था उन पार्टिकल्स का, विच वाज कॉल्ड व्हाट, फोटॉन्स। हमने बोला लाइट जो है दैट इज मेड अप ऑफ थिंग्स लाइक फोटॉन, पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स। ठीक है, इधर उसी चीज को यूज किया गया है, उसी चीज को यूज किया गया है। वहां पे हमने रेडिएशन को देख के बोला कि भाई उसमें उसमें पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, हमने बोला कि यार ऐसी वेव जा रही है बट ये वेव जैसा बिहेव नहीं कर रही, तो इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स थे। यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया। डी ब्रॉगली सेड कि यहाँ पे ये जो एवरी मैटर, एवरी पार्टिकल, ठीक है, तू हो, मैं हूं, इलेक्ट्रॉन हो, एटम हो, every particle will also behave like a wave। ठीक है, एंड कैसे बिहेव करेगा, इस रिलेशनशिप के हिसाब से बिहेव करेगा कि मेरी वेवलेंथ, इफ आई स्टार्टेड मूविंग, my wavelength will be equal to h, which is again Planck's constant upon my momentum। अब आएगा समझ में? डी ब्रॉगली सेड every object in motion, ठीक है, क्योंकि मोशन नहीं होगा तो मोमेंटम नहीं होगा। every object in motion will behave like a wave। ठीक है, बिहेव बोल दो या will have a wave character, दोनों सेम चीज है। आएगा ये समझ में? ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि यार ट्रक हो, कार हो, जब वो चल रहे हैं तो वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। वेव की तरह का क्या मतलब हुआ कि वो ऊपर नीचे इस तरह से भी जा रहे हैं, बट हम तो देखते ही नहीं ऐसे, हमें तो कभी नहीं दिखा ऐसा ऊपर नीचे जाते हुए। उसका क्या रीजन है कि जब हम इन पार्टिकल्स की इन मासेस की वेवलेंथ निकालते हैं, वो इतनी ज्यादा छोटी है, ठीक है, इतनी ज्यादा छोटी है कि कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, देख पेज नंबर कौन? पेज 46, प्रॉब्लम 2.12। What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 हाँ, kg moving with velocity? तो इसमें क्या है, इसमें कार वार नहीं ले रहे, इसमें एक बॉल ले रहे हैं 0.1 kg की, मतलब 100 ग्राम्स की वो है बॉल, और इसका हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें क्या निकल रहा है, ने सब कैलकुलेशन करके क्या पता चला हमें कि जो वेवलेंथ आ रही है दैट इज कमिंग टू बी एज 6.626 into 10 to the power -34 मीटर्स। ये बड़ी वेवलेंथ है या छोटी वेवलेंथ है? बहुत छोटी। बहुत ज्यादा छोटी, इतनी ज्यादा छोटी है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि वो वेव की तरह। आया समझ में? हाँ। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं, विच इज द सेकंड क्वेश्चन, हम एक इलेक्ट्रॉन की जब निकाल रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ आ रही है 896.7 नैनोमीटर्स। ठीक है, विच इज वेरी यूजफुल। ठीक है, सारे हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थे, लाइट जो है, लाइट के ये दिस इज वेरी क्लोज टू लाइट का जो वेवलेंथ थी। ठीक है, जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो 700 400 टू 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। सो दिस इज प्रीटी क्लोज, दिस इज इन ऑलमोस्ट 900 नैनोमीटर के पास। तो अब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, दिस मीन्स कि दिस मेक सेंस, दिस इज क्वाइट बिग वेवलेंथ। ठीक है, एंड सो
we saw these things as coming true. ठीक है, ये डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था कि भाई सारा हमारा जो मैटर है वो भी वेव की तरह बिहेव करता है, दैट केम ट्रू व्हेन साइंटिस्ट चेक एक इलेक्ट्रॉन बीम को जब उनने डिफ्रैक्शन करके देखा तो इट केम ट्रू कि भाई इलेक्ट्रॉन बीम का क्या मतलब हुआ, ऐसी बीम जो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है वो भी डिफ्रैक्शन दिखा रही है। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आया कि ये समझ में? हाँ आया। पक्का से? इवन ये बताना आपने एक एच फॉर्मूला में एच अपॉन एम वी लिखा है, उसके आगे माइनस है प्लस इक्वल टू है। नहीं, अरे दिस इज इक्वल टू, सेम चीज है, दिस इज एच अपॉन पी, एम वी को पी लिख दिया, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं इसलिए। ठीक है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं इसलिए पी लिखा है वहां पे, है ना? ओके, नाउ सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सो इससे क्या पता चला हमें कि कोई भी मैटर हो, ठीक है, चाहे से इलेक्ट्रॉन हो, एटम हो, मैं हूं, तू हो, कार हो, एवरी मैटर हैज सम वेवलेंथ व्हेन वी आर इन मोशन। ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। Are you done? Yes, sorry. ओके, सो यस, ठीक है, एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी बाय डी ब्रॉगली। द अदर थिंग which was very interesting and important was the Heisenberg principle. कभी सुना है क्या ये? हाँ सुना है, सुना है? एक बार देखा था बुक में, मतलब नाम ही देखा था एक बार। नाम ही देखा था बस, ठीक है। दिस विल कंफ्यूज यू टू द मैक्सिमम, तो अपने दूसरे फ्रेंड से पूछना, उन लोगों को भी नहीं समझ में आया होगा कि ये क्या होता है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? हाइजेनबर्ग सेड कि यार अगर मुझे ये पेन चेक करना है, मेजर करना है कि भाई इसकी क्या लेंथ है, कैन आई डू दैट विद अ किलोमीटर स्केल? नहीं 1 किलोमीटर का, अगर 1 किलोमीटर लंबा मेरे पास अगर रूलर होगा तो उससे चेक कर सकता हूँ क्या इसकी नहीं, लेंथ? सेंटीमीटर या फिर मीटर से कर सकते हो। हाँ, इधर आई हैव अ मीटर स्केल इतना बड़ा होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर स्केल विच इज जो हमारा बेसिक रूलर आता है इतना बड़ा, राइट? तभी जाके मैं उससे एक्यूरेट, उतना एक्यूरेट आ पाएगा। अगर मैं मीटर स्केल यूज करता हूँ तो भी इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्केल करूंगा तो काफी एक्यूरेट आएगा, मिलीमीटर स्केल यूज करता हूँ, सेंटीमीटर स्केल के साथ ही अगर उसमें मिलीमीटर भी दिया हुआ है तो इट और कम्स एक्यूरेट हो जाएगा। और एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज अ पॉइंट पार्टिकल। पॉइंट पार्टिकल मतलब हम उसको बोलते हैं कि उसमें डायमेंशंस भी नहीं है,
बोलने के लिए, ठीक है। वी अज्यूम इट टू बी सो स्मॉल दैट इट इज लाइक अ पॉइंट, ठीक है। दिख भी नहीं रहा होगा तुझे अभी, नहीं दिख रहा। है ना। अगर कोई चीज इतनी बड़ी है तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ कि भाई इसका कुछ डायमेंशन है, कि इस तरह से ये डायमीटर्स दिखा सकता हूँ मैं, करेक्ट। हाँ हाँ। बट अगर मैं इसको छोटा 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 बिल्कुल छोटा कर दूं और एक डॉट की तरह कर दूं, कैन यू से कि ये डॉट इतना बड़ा है या इसका इतना डायमीटर है? नहीं, नहीं, डायमंड नहीं है। ठीक है। हाँ। हाइसेनबर्ग सेड कि यार इलेक्ट्रॉन को जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे ढूंढेंगे उसको? उस पे लाइट डाल के, ठीक है। उसके ऊपर मैं लाइट डालूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि उधर इलेक्ट्रॉन है। आएगा समझ में? नहीं, आपने कहा कि लाइट डालूंगा तब पता नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा ऐसे समझ, किसी चीज को मुझे देखना है, ठीक है। कैसे दिखते हैं वो? उस हाउ डू पर यू सी? हाँ बोल। सन की लाइट आती है तो उसका रिफ्लेक्शन अपने आंखों पर हाँ, आता है तब। मेरे ऊपर सन की लाइट आ रही है या कोई सी भी लाइट आ रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके ये कैमरा कैप्चर कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इट इज एबल टू सी, करेक्ट। अगर यहाँ पे पिच ब्लैक होगा तो देख पाएगा क्या? नहीं दिख पाऊंगा। नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन आई एम लुकिंग एट एन इलेक्ट्रॉन, थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कि भाई इस तरह से एक कमरे के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइट ऑन करनी पड़ेगी, लाइट उसके ऊपर शाइन करनी पड़ेगी, करेक्ट, हाँ। ठीक है। जब लाइट शाइन करूंगा तभी तो मुझे दिखेगा, तभी तो मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और उसकी मैं फिर पोजीशन और वेलोसिटी ढूंढ सकता हूँ। अगर मुझे दिखेगा ही नहीं तो मैं कैसे करूंगा? हाइसेनबर्ग सेड कि व्हेन लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन के को देख रहा हूं तो इट इज इम्पॉसिबल टू get both position and velocity of electron at the same time. मेरे को दोनों एक साथ एक बार में नहीं मिल सकते। मैं दोनों में से एक ढूंढ सकता हूँ टू अ सर्टेन डिग्री, बट मैं दोनों एक साथ नहीं ढूंढ सकता। उसका क्या रीजन है? एग्जैक्टली लाइक जिस तरह से हम इसको मेजर कर रहे थे, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए मुझे उतना ही छोटा मीटर स्केल चाहिए होगा, उतना ही छोटा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बोल रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल ही खत्म ही है, ये तो बिल्कुल पॉइंट है, ठीक है, उसका कोई डायमेंशन भी नहीं है, उतना ही छोटा मुझे करना पड़ेगा, राइट। छोटा स्क्रीन सी होगा। उतना ही छोटा स्केल चाहिए होगा। उतना छोटा स्केल अगर मैं कुछ भी डालता हूँ, ठीक है, फॉर अस द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्केल्स फॉर अस इज लाइट। लाइट डाल रहा हूँ, क्या होगा अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं और मैं बिल्कुल छोटा हूं और लाइट मेरे ऊपर डाली गई, तो क्या होगा, वो लाइट डालने से मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी। वो लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो मेरे से आके भिड़ेंगे, वो उनके भिड़ने से मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी और मैं मूव करने लग जाऊंगा। उनने धक्का दिया मुझे और मैं मूव करने लग जाऊंगा। तो अगर मैं पहले यहाँ पे था, आप कहीं और चले जाओगे। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे था, मेरे पे लाइट डाली, अब उस एनर्जी की वजह से मैं हाँ आगे मूव कर गया और मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई। हाँ आया समझ में? ठीक हाँ। है, दैट इज व्हाट हाइसेनबर्ग सेड। उसने बोला कि यार डेल्टा एक्स पोजिशन, ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब हुआ कितना अनसर्टिनिटी से मेरे को पोजीशन ढूंढनी है, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं ढूंढ सकता हूं मैं, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू चेक द
अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, कितना वो हाँ, ये जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये लिख लेना, अनसर्टेनिटी। मतलब मेरे को कितना क्लोज चाहिए है, ठीक है, कि भाई मैं मीटर स्केल से कर रहा हूँ या किलोमीटर स्केल से कर रहा हूँ या एक्सेट्रा, जितना ज्यादा मैं पास में आता जाऊंगा उतना मेरा डेल्टा कम होता जाएगा, ठीक है, कि भाई जब मैं इस पेन को की लंबाई मीटर स्केल से देख रहा था तो उसमें अनसर्टेनिटी आ रही थी सपोज 10 की। क्या मतलब हुआ कि भाई जो भी नंबर आ रहा है आपका, जो भी मैं मेजर कर रहा हूँ उसमें +-10 करोगे तब सही आएगा आपका। हो सकता है आप 10 बड़ा ले रहे हो या 10 छोटा ले रहे हो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। जितना ज्यादा मेरा प्रिसाइज होगा रूलर, जितना ज्यादा ऑलमोस्ट सेम साइज का होगा, ये 10 की जगह 1 हो जाएगा या 0.1 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है, जितना छोटा होता जाएगा, जितना उसके साइज का होता जाएगा उतना एक्यूरेट होता जाएगा। सो डेल्टा एक्स मीन्स द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन, पोजिशन ढूंढने की जो अनसर्टेनिटी है, कि भाई इसको ढूंढने के लिए आपको +-5 का अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कि भाई आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मेरे को ढूंढ सकते हो, बट +-5 स्टेप्स आगे या 5 स्टेप्स पीछे मैं मिल जाऊंगा। एंड डेल्टा पी अभी बताया मैंने, मोमेंटम, Heisenberg said is greater than h upon 4 pi, h which is Planck's constant upon 4 pi। ये जो है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसका हम डेरिवेशन नहीं कर सकते अभी, बिकॉज वो हमारे लेवल, ऑल ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स का जो डेरिवेशन है वो हमारे लेवल के लिए नहीं है, ठीक है, आगे भी जो हम करेंगे वो हमारे लेवल के लिए नहीं है, तो हम डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो अभी सिर्फ समझना है इसको कि क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो P को मैं लिख दूंगा m इंटू वी, ठीक है, m जो है ये कांस्टेंट है तो ये m इधर चला जाएगा। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ठीक है, फॉर कोई भी एक पार्टिकल के लिए, कि भाई इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, मेरा ढूंढ रहा हूँ तो मेरा मास आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इन अ नटशेल इज व्हाट हाइजेनबर्ग सेड, कि यार अगर आप मेरा पोजीशन ढूंढ रहे हो तो आपको मेरी वेलोसिटी सही से नहीं पता चलेगी, या अगर आप मेरी वेलोसिटी ढूंढ रहे हो तो मेरी पोजीशन पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आप जो मेरे पे लाइट गिराओगे उस लाइट से मेरे को एनर्जी मिल जाएगी और मैं आगे चलने लग जाऊंगा, ठीक है। बट दिस इज ओनली, ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ट्रू होता है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड उसका रीजन है ये, ओपन योर बुक टू पेज 48। इसमें तो देखिएगा कि एक जो फर्स्ट वाला है पेज 48 पे, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, उसमें उनने एक मिलीग्राम मास की कोई चीज का निकाला हुआ है, -6। सो क्या आ रहा है, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज कमिंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -28, ठीक है, 28 मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ रहा है। क्या केजी कहाँ पे बोल रहा है? अच्छा, आई एम सेइंग डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स 10 की पावर -28 m स्क्वायर s, हाँ, m स्क्वायर s का क्या हुआ? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है, दिस इज कमिंग टू बी एज व्हाट,
10 to the power minus 28. That means it is really small. इनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन इज रियली स्मॉल, ठीक है, नेग्लिजिबल है. ऑन द अदर हैंड, जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन का मास डाल रहा हूं, विच इज द सेकंड केस, जब मैं इलेक्ट्रॉन का मास डाल रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? 10 to the power -4. कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, कितना ज्यादा डिफरेंस है. 10 to the power -28 बात कर रहे हैं वहां पे, यहाँ पे -4, ठीक है. नाउ अब क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप इज, सपोज मैं इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई? 10 to the power -4. अगर आई एम सेइंग कि मुझे पोजीशन ढूंढनी है, ठीक है, या मुझे वेलोसिटी ढूंढनी है रादर, मैंने क्या बोला कि ये इसका जो अनसर्टेनिटी है दैट इज 10 to the power -8 मीटर्स. इस अनसर्टेनिटी से मुझे ढूंढना है. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मतलब उसकी साइज बताया हुआ नहीं, 10 to the power सॉरी, मतलब अनसर्टेनिटी मतलब ना उसकी पोजीशन इससे आगे होगी, इससे पीछे होगी, इसके आसपास ही होगी. हाँ, इसके मतलब अगर ये पोजीशन है तो इसमें मैं 10 to the power -8 मीटर्स ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, माइनस करूं, इस रेंज के बीच में मेरे को मिलेगी, ठीक है, इन दोनों के रेंज के बीच में मुझे मिलेगी. आया समझ में? ठीक है. सो ये मेरी अनसर्टेनिटी पोजीशन के लिए है, और डेल्टा वी मुझे ढूंढना है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था? 10 to the power -4. जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, कितना आएगा ये? 10 की पावर -12. देख तेरा मैथ्स कितना वीक है. केमिस्ट्री की बात ही नहीं है ये, तो मैथ्स लगाना है इसमें. कोई चीज नीचे नेगेटिव में, -8 का क्या मतलब होता है? 1/10 to the power 8. अगर मैं 10 to the power -8 लिखता हूँ, इसका क्या मतलब होता है? 1/10 to the power 8. यही मतलब होता है. यही होता है. तो इसको मैं 1/10 to the power 8 लिखूंगा. ये जो है 10 to the power -4, दिस इज अपॉन 1. 10 की पावर 4. हाँ, 10 की पावर 4 आएगी, करेक्ट. सो वो जो 8 है वो ऊपर चल जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है. सो इट विल बी -4 + 8 which is equal to 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. डेल्टा वी, अब समझना है क्या हो रहा है. यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो मेरा डिस्टेंस है वो मुझे 10 to the power -8 की अनसर्टेनिटी से चाहिए. इतना कम अनसर्टेनिटी होना चाहिए कि भाई अगर मैं यहाँ पे हूँ तो बिल्कुल इतना इतना सा होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि ज्यादा बड़ा हुआ, फॉर एन इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो इट डजंट मेक सेंस, ठीक है. बट क्या हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 10 to the power 4. बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है. मतलब अगर पोजीशन इतना है तो वेलोसिटी कितना हो गया? हद से ज्यादा. मतलब इट इज मोर देन माय हैंड्स कैन स्ट्रेच फॉर द सेम पॉइंट चार्ज. एक इतना सा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर एक इतना सा इलेक्ट्रॉन है, उसका जो डिस्पोजिशन अनसर्टेनिटी है वो इधर से पता चल रहा है अपन को 10 to the power -8 का, ठीक है. तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स से डिफर कर रही है, ठीक है, विच इज ह्यूज, ठीक है. तो मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि कैसे हो सकता, क्या आएगा. एंड दैट इज व्हाई हाइसेनबर्ग से कि भाई दोनों एक ही चीज निकाल सकते हो. हाँ, एक बार में आप एक ही चीज अच्छे से बता सकते हो,
ठीक है, एक बार में आप एक ही चीज अच्छे से बता सकते हो, दूसरी चीज को साथ में लाना इज इम्पॉसिबल। आया ये समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आई एम सेइंग नॉट जस्ट फॉर दिस बट इन जनरल केमिस्ट्री को समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ही मजेदार चीज है ये, आगे के समझ में पर, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं क्वांटम मैकेनिकल चीजों में, जो हमारा बोर में और अभी तक रदरफोर्ड में और सारे मॉडल्स में हम पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में मूव करते हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, हाँ, ठीक है। तो वो चेंज हो जाता है हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल की वजह से, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से, दैट चेंजेस एंड इट चेंजेस टू व्हाट, कि वो ऐसे सर्कल में नहीं घूम रहे हैं। मतलब हमें पहले क्या पता था कि भाई वो हमेशा इसी सर्कल में घूमेंगे, ठीक है, हम बोल सकते थे कि भाई वो इस सर्कल में घूमेंगे। हाँ, बट हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल से हमें ये पता चला कि नो, all we can say is that they are moving in the circle probably, they are probably moving in this circle but we are not sure। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ, एक जगह मैं बोल रहा हूँ कि भाई कि वो उस सर्कल में घूम रहे हैं और दूसरी तरफ की पक्का नहीं है कि घूम भी रहे हैं कि उधर से। घूम रहे हैं बट उस सर्कल में घूम रहे हैं ये पक्का नहीं है, हाँ, ठीक है। कहीं ना कहीं तो घूमेंगे, गायब तो नहीं हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, बट वो उस सर्कल में नहीं घूम रहे। आया क्या समझ में? दैट इज द बिगेस्ट importance of quantum theory or quantum mechanical model over any other, ठीक है। आगे के समझ में? हाँ, ये आ गया। ठीक है, सो इसको अच्छे से लिख लेना है कि भाई जो हम पहले प्रिसाइज स्टेटमेंट यूज कर रहे थे पहले, when we were using precise statements कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में घूम रहा है, now we have to change the statement to probable, कि probably उस सर्कल में घूम रहा है but we are not sure, ठीक है। we can be 70% sure, 80% sure, that is what probability is, but 100% हो 100% सकता नहीं बता सकते, ठीक है। now that's it, फिर यहाँ पे ये है, और ओके सो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, we can start with quantum mechanics। करें क्या क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट? किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तेरे एग्जाम में? है। एमसीक्यू बेस्ड आएंगे वैसे तो इस बार। एमसीक्यू बेस्ड आएंगे बस? क्यों? पता नहीं, वो तो स्कूल में ही का है। अच्छा ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट एटलीस्ट। मैं इसलिए सोच रहा हूँ मतलब चालू करूं या नहीं करूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो फार। तो ये एक बार में अगर कंप्लीट होता है तो बी मच बेटर फॉर अस, ठीक है। बट एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अभी तक हम समझ रहे थे कि भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्यों आया, जिस तरह से बोर का मॉडल कैसे आया था वो समझने के लिए, उसी तरह क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहाँ से आया वो समझ रहे थे। दो चीजों से आया, वन वाज द डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। क्या बोला उनने कि भाई हर मैटर इफ इट्स इन मोशन इट ऑल्सो हैज वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव की तरह भी वो चलता है अगर वो मोशन में है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कैसा भी शेप का हो, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग वाज द हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टोल्ड अस कि जो हम ऐसा बोल रहे हैं बार बार कि सर्कुलर ऑर्बिट है और इस तरह से ऑर्बिट है, हम नहीं बता सकते। हम क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है
हाँ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हमें बताना पड़ेगा कि हो सकता है सर्कुलर ऑर्बिट में हो सकता है किसी और ऑर्बिट में हो, वो सब आएगा। ठीक है, सो नाउ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल विल टेक यू फर्दर, मतलब जो अभी तक हमने समझा है एटम के बारे में वो बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल मतलब चाइल्ड वाला था। अब हम जा रहे हैं बड़े लोगों के गेम में जहां पे वो हम डिटेल में समझ रहे हैं। ठीक है, सुनाओ, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है दिस वाज डेवलप्ड बाय वर्नर हाइसेनबर्ग एंड अर्विन श्रोडिंगर। ठीक है, ये दो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इन दोनों ने ऑलमोस्ट पूरा क्वांटम मैकेनिक्स was developed by them, at least the initial foundation। अब तो और बहुत काम चल रहा है इस पे। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे उनने फिर मतलब इसी को यूज करके क्वांटम कंप्यूटिंग चल रही है आजकल, इफ यू नो अबाउट इट। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग दैट ह्यूमन काइंड हैज एवर नोन सो फार। ठीक है, तो काफी काम आता है। अभी तक हमारे लिए इतना काम नहीं आता है in terms of physical things, but in the scientific world, in the research world, it is a big thing। Okay, इसमें क्या डिफरेंट है ये समझते हैं। अभी तक हमें कोई भी वेव, मतलब हमने किसी भी तरह से इसका एनर्जी का लेयर नहीं निकाला था। ठीक है, एनर्जी का लेयर नहीं निकाला था। क्या हो रहा है, श्रोडिंगर मेड a very simple, I mean it's not simple but हमारे लिए अभी समझने के लिए we can call it simple। उसने ये इस तरीके का फॉर्म दिया। ठीक है, व्हाट इज दिस फॉर्म, लेट्स अंडरस्टैंड। ये जो है दिस इज कॉल्ड अ वेव फंक्शन। ये जो है ये एक वेव फंक्शन है। क्या हो रहा है, एवरी इलेक्ट्रॉन in the quantum mechanical model will have a wave function। what does a wave function do? wave function उसकी characteristics बताता है कि भाई उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से ऑर्बिट में है, वो किस तरीके से घूम रहा है, या वो किस तरफ जा सकता है, उसकी कितनी एनर्जी है, वो सारी चीजें हमें इस वेव फंक्शन से पता चलती हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाँ, ठीक है, अगर एक एटम के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 50 के 50 का अलग अलग वेव फंक्शन होगा। सब इंडिविजुअल है। सब इंडिविजुअल होता है। ठीक है, आई एम चेकिंग माई नोट्स क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मिस होने के चांसेस होते हैं इसलिए। इस ये जो मैंने बनाया है एच और उसके ऊपर इस तरीके का बनाया हुआ है, इसको हैमिल्टोनियन बोलते हैं। हैमिल्टोनियन, ठीक है, सिंबल का नाम है हैमिल्टोनियन। हमारे इतना काम का नहीं है, हमारे लिए मेन काम का वेव फंक्शन है। हाँ, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, रिप्रेजेंट करने में ये रखते हैं। वेव फंक्शन भी वी वुड नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ हाउ टू राइट अ वेव फंक्शन बिकॉज वो हमारे लेवल का बिल्कुल भी नहीं। इट इज सो कॉम्प्लेक्स कि वो हम उसको देखते ही नींद आ जाएगी हमें। ठीक है, बेहोश हो जाएंगे। इट इज प्रिटी कॉम्प्लेक्स। अगर तू कभी सर्च करके भी देखेगा तो काफी हाई लेवल मैथ्स उसमें यूज होता है। ओके, सो it has all the information, contains all information info about the electron। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन में होती है। ओके, अब wave function of one electron system is called one electron
सिस्टम के वेव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। नाम दिया हुआ है बस। और क्लियर होगा आगे जाके कि क्या एग्जैक्टली है, बट अभी समझते जाना है कि एक वेव फंक्शन जो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलते हैं। अब इस वेव फंक्शन के थोड़े से क्राइटेरियाज हैं। इट हैज 3 क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स। क्वांटाइज का क्या मतलब होता है? क्या मतलब था? बार बार हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और हमें ये नहीं पता क्वांटाइज का क्या मतलब होता है। क्या था यार, क्वांटम क्या बोल रहे थे हम? नहीं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। क्वांटम वाज अ पैकेट, अ पैकेज, एक चंक ऑफ एनर्जी। आगे क्या आप समझ में? याद आ गया, याद आ गया। ठीक है। क्वांटम का मतलब है कि भाई हम डायरेक्ट सारी चीजें एक साथ नहीं दे रहे हैं, हम बैचेस में दे रहे हैं। ठीक है कि एक एक पैकेट। बैच, एक चीज को हमने इकट्ठा कर लिया फिर उसके बाद बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे निकाल रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम, वन क्वांटम। ठीक है, सो इसमें क्वांटम ऑफ एनर्जी की बात चल रही है। तो जो हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं वो जो है वो स्टेजेस में होता है या वो पैकेट्स में होता है, एंड दोस पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, सो 3 क्वांटम एनर्जी स्टेट्स इस वेव फंक्शन में डिस्क्राइब की जाती हैं। वन इज n, which is called the principal quantum number. Principal quantum number. Second is L, which is the azimuthal quantum number. And third is M, which is magnetic quantum number. ठीक है, ये 3 एनर्जी स्टेट्स हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है, बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ब्रेक करके अलग अलग लेयर्स में इस तरह इन तीनों नंबर से हम बताते हैं। आगे के समझ में? हाँ। ठीक है, पूछते जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो रोकना है और पूछना है। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब अभी हमने वेव फंक्शन की बात की। वेव फंक्शन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वेव फंक्शन से हमें पता चलती है। ठीक है, और वो कैसे पता चल रही है? इन 3 नंबर्स के थ्रू। ठीक है, कि इन 3 नंबर्स से जो भी डिटेल्स हमें मिल रही है उससे हमें पता चलता है। अब दूसरी चीज जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन हमें वहीं पे मिलेगा या इस सर्कल में मिलेगा या इस पॉइंट में मिलेगा, वो दी जाती है इससे वेव फंक्शन के। वेव फंक्शन का जब मैं मॉड लेता हूं, उसका जब स्क्वायर करता हूं, उससे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिलती है। क्लियर? ठीक है, नाउ ये जो ऑर्बिटल्स हैं, हटा दूंगा ये। हाँ, लिख लिया। नाउ हम बोल रहे हैं हर इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को
एक ऑर्बिटल, ठीक है। एवरी इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है उसको हम एक ऑर्बिटल बोल रहे हैं। एक ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसमें ये जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। क्या मतलब होता है इन वर्ड्स का? शेप मतलब क्या शेप का है, साइज मतलब कितना बड़ा है, ओरिएंटेशन का नहीं होता। नहीं पता? ओरिएंटेशन मतलब होता है कि भाई क्या वो ऐसे है, अगर मैं इस तरह से एरो का लेके चलता हूं, या वो दिस इज हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, या वो ऐसे है। अगर मैं आदमी का लेके चलूं तो क्या मतलब हुआ, क्या वो लेटा हुआ है, क्या वो खड़ा हुआ है, अच्छा। क्या वो बेंड है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ओरिएंटेशन में और अच्छे से अपने कॉन्टेक्स्ट में समझा दूंगा कि भाई इसमें क्या मतलब होता है ओरिएंटेशन का। बट ओरिएंटेशन का मतलब कि किस तरह से वो अवेलेबल है, ठीक है। तो उसका जो शेप और साइज है वो किस तरह से लेड आउट है। ओके, नाउ orbitals are based upon shape, size and orientation. Smaller size imply, अगर कोई ऑर्बिटल जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर छोटा है तो more probability of finding electron near the nucleus. ये आएगा समझ में? एक ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छोटे साइज का है, तो ऑटोमेटिकली क्या मतलब हुआ कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इज के पास। क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। और शेप उसका एक पर्टिकुलर टाइप का है, तो उस शेप उस डायरेक्शन में हमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हायर प्रोबेबिलिटी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज लाइक दिस, दिख रहा है क्या तुझे? काफी लाइट हो गया मेरे ख्याल से। आ रहा है क्या तुझे समझ में? हाँ। सो शेप ऑफ एन ऑर्बिटल अगर मैं इस तरह से बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन ढूंढने, किसी को पीछे भेजना है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने, तो मुझे इस शेप के अंदर मिलने के काफी हाई चांसेस हैं। आएगा समझ में? यू कैन थिंक ऑफ दीज ऑर्बिटल्स एज डिफरेंट शेप्स ऑफ ट्रैक्स। अलग अलग ट्रैक्स होते हैं ना, हाँ। सर्कुलर ट्रैक्स भी होता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कोई भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, हाँ। इस तरीके का भी हो सकता है गोल घूमते हाँ। हुए, ठीक है, एंड सो ऑन। सो शेप, यू कैन थिंक ऑफ दीज ऑर्बिटल्स एज सॉरी शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स एज शेप ऑफ ट्रैक्स। पहले इलेक्ट्रॉन्स उस सर्कुलर में घूमते थे, अब जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर में घूमे, वो कैसे भी घूम सकते हैं। हाँ वो कैसे भी घूम सकते हैं, और हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो उसी में घूम रहे हैं। हम बस क्या बोल सकते हैं कि इसमें 70% श्योर है हम कि इस शेप में घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 70% श्योर हूं कि इस शेप में घूम रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि भाई इस शेप के अंदर मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ऐसे अलग अलग शेप्स हमें मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो सी इट इन योर बुक आगे
एक दो पेजेस आगे करेगा तो यू विल सी दैट देयर आर मल्टीपल डिफरेंट शेप्स। ठीक है, 3D में थोड़ा दिया हुआ है उस तरह से। अब मैं इसके आगे अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इसके आगे जब हम करेंगे तो वो फिर एक ही बार में पूरा समझ में आना चाहिए। हाँ ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश अप ऑल आवर थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी हमारे इस चैप्टर की। तो एक बार सारे क्वेश्चंस ट्राई करने, ठीक है, हो सकता है काफी क्वेश्चंस ऐसे हो जो अभी तक हमने नहीं किए हुए हो। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कुछ पूछा जाए, या इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालेंगे वो उसके बारे में पूछा जाए, तो दोज क्वेश्चंस वी हैवंट डन येट, बट ऑल द अदर क्वेश्चंस यू कैन ट्राई। ठीक है, सो बोर के मॉडल, एनी ऑफ द मॉडल्स के बारे में बात की हो, या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बात हो, वो सब तो ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो ये हम चैप्टर अच्छे से खत्म कर लेंगे। 11th के लिए डू यू हैव एनी अदर बुक जिससे तू चेक कर रहा है? अभी अभी तक तो नहीं। नहीं है अभी? नहीं। ठीक है, सो आई विल टेल यू कि कौन सा लेना है। एक एग्जाम्पलर बुक आती है एनसीईआरटी की, लिख ले एग्जाम्पलर, EX एग्जाम्पलर। लिखनी है। ठीक है, सो ये बुक मैं देखो बता दूंगा। आई विल ऑल्सो भी मतलब मैं भी एक बार चेक करके उसमें क्वेश्चंस, दैट इफ इट्स यूजफुल फॉर अस। अगर हमने ये बुक और एनसीईआरटी कर ली, दिस इज मोर देन इनफ फॉर अस। ठीक है, इट इज मोर देन इनफ फॉर अस फॉर आवर सीबीएसई लेवल। इट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर योर जेई मेंस लेवल। मेंस लेवल के लिए भी काफी काम हो जाएगा। आई विल ऑल्सो बी सेंडिंग यू द पाई शीट वेरी सुन, जैसे ही बन जाती है, अभी मैं बना रहा हूँ उसको। ठीक है, तो वो भी मैं जल्दी भेज दूंगा। पाई शीट मतलब वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे उदित सर भेजते हैं। हाँ ठीक है, सो आई विल आल्सो बी सेंडिंग इट टू यू, सेंडिंग दैट टू यू सून। ठीक है, तेरे मेरे को तेरी फीस मिल गई है, आज सर से भी बात कर ली थी मैंने, so, उस वजह से भी क्लास डिले हो गई थी। द पर्सन जस्ट केम एट द मोमेंट व्हेन वी हैड अ क्लास। ठीक है, बिल्कुल 4 बजे डॉट आए हैं वो। और तो एक बार बता देना सर को। एंड कोई तेरे फ्रेंड्स हो जिनको केमिस्ट्री के लिए जरूरत हो? तो नहीं है अभी। हैं अभी कुछ भी नहीं? नहीं है। सॉरी? नहीं है अभी तक तो। अच्छा, हाँ तो देख लेना तू, दैट्स नॉट एन इशू। बट अगर सीबीएसई कर रहे हो तभी, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। ठीक है, चलो, ओके, आई विल मीट यू डे आफ्टर।